ओके, सो ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, ठीक है। अगेन इसमें से आपके एमएसटी सीईटी लेवल पे आप बोल सकते हो एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत उनका आपको मतलब बैंड बजाने का मन किया तो शायद 2 डाल देंगे, बट एक क्वेश्चन आएगा। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो आपने बोर्ड्स के लिए बैठ के लंबे लंबे डेफिनेशन इसमें से रट्टा मारे थे, वो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के रट्टा मत मारना, ठीक है। दैट विल बी स्टुपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस याद करने हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे जो वैल्यूज़ हैं, जो नाम हैं, या बहुत हुआ तो जो इंस्ट्रूमेंट्स के जो नाम दिए हुए हैं एंड में इस चैप्टर के, वो आपको लर्न करने हैं। इस चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मैं जनरली आपको हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि कुछ रटो मत, बट ऑनेस्टली ये चैप्टर ऐसा घटिया चैप्टर है कि इसको आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर बट नन एट योर लेवल, ठीक है। आई मीन नैनो टेक्नोलॉजी आपके लिए सिर्फ एवेंजर्स की फिल्म में आयरन मैन के सूट में ही सुनने को अच्छा लगता है। फिलहाल आपके लेवल पे नैनो टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल नहीं है, ये लोग ने फॉर्मेलिटी के लिए वो डाल दिया है, तो ठीक है। अपने को फॉर्मेलिटी के लिए चैप्टर के कुछ फैक्चुअल चीज़ें करनी, वो अपन रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी मैं मार्किंग्स बता रहा हूँ उतनी चीज़ें ही अच्छे से लर्न करके जाओ, उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे और आने के चांसेस हैं, ठीक है बच्चों। शुरू करें। ओके, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है वो किसने दिया था? पॉल एनेस्टास। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर का यही है, ठीक है। पॉल एनेस्टास, पॉल टी एनेस्टास, he was known as the father of green chemistry, who also gave us the concept of green chemistry, ठीक है ना। पॉल एनेस्टास, ये डायरेक्ट लाइन आपको एज इट इज याद कर लेनी है। डेफिनेशन जैसा मैंने कहा कोई रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कीवर्ड्स आप डेफिनेशन के 2-3 जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रख लो, एमसीक्यूज के लिए उतने बहुत काम आ जाएंगे। पोल्यूशन प्रिवेंशन, एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन, ठीक है। ये 2 चीज़ ग्रीन केमिस्ट्री में क्या क्या आता है? पोल्यूशन प्रिवेंशन आता है, एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिज़ाइन आता है, और रिड्यूस हैजार्डस सब्सटेंसेस, ठीक है। हैजार्डस यानी डेंजरस सब्सटेंसेस को कम करना है, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, हैजार्डस इफेक्ट्स को मिनिमाइज करना है। अब ये चीज़ इतनी बार इन्होंने रिपीट की है ना, अगर आप टेक्स्ट बुक गलती से आपने खोल दिया तो आपको नींद भी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करो और हैजार्डस चीज़ों को मिनिमाइज करो। ये इतनी बार रिपीट करके पकड़ डालते हैं आपको, ठीक है। और ये आप बोलोगे कि सर ये तो लॉजिकल है ना, कॉमन सेंस है, इसमें इतनी बार रटने की क्या जरूरत है कि हाँ भाई अच्छी चीज़ें बढ़ानी है, खराब चीज़ें कम करनी। समझ में आ रहा है क्या? उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही मस्त इसमें यहाँ पर ये आपके मार्वल के ही सिनॉप्सिस हैं, ठीक है ना। ये मार्वल के ही सिनॉप्सिस है, मैंने कोई सब बहुत खुद ये नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा लंबा चौड़ा एक 12 इसका ये दिया हुआ है, 12 सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नैनो केमिस्ट्री या ग्रीन केमिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। उसको यहाँ पर इन्होंने टैबुलर फॉर्म में लिख के दे दिया, ठीक है, एकदम मस्त ऐसे टैबुलर फॉर्म में। तो टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ फॉर्म में उसको मत पढ़ना, यहाँ से मार्वल की बुक में से या ये जो PDF है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो ये एक बार ध्यान से सिर्फ एक बार रीड कर लेना प्लीज़। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसमें से कुछ भी रटने मत बैठना, ओनली एक्सेप्ट द की वर्ड्स। पूरे जो प्रिंसिपल्स है वो रटने मत बैठना, वो थियरी के लिए थे। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल क्या था? प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसमें जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी ZWT पे आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी या व्हाट इज ZWT। वहां पर क्या बोलता है वो कि भाई ऐसा कुछ आप जो भी सब्सटेंस बना रहे हो या कोई भी सिंथेसिस कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कर रहे हो, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट कितने होने चाहिए? 0 या कि मिनिमम होने चाहिए। एग्जाम्पल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। बॉटम ऐश ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाते हो, जो राख बचती है उसको रॉ मटेरियल यूज़ कर लो सीमेंट और ब्रिक इंडस्ट्री में। ये डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन मिलता है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिंसिपल ऐसा पूछेगा। आई होप ये क्लियर हुआ किस तरह का सवाल बनने वाला है बच्चा लोग, गया दिमाग में? ऐश ऑफ थर्मल पावर प्लांट यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, ये कौन से प्रिंसिपल का एग्जांपल है? ये प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट के प्रिंसिपल का एग्जांपल है या ZWT टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है? आई होप ये बात क्लियर हुई, यस और नो। सेकंड, इफ्लुएंट ऑफ मशीनरी यूज्ड एज कूलेंट इन थर्मल पावर प्लांट, मतलब जो इंडस्ट्रीज में इफ्लुएंट मतलब गंदा पानी जो है वो यूज हुआ ना, वो निकला, उसको आप थर्मल पावर प्लांट में कूलेंट की तरह यूज कर लो, और थर्मल पावर प्लांट में जो राख हुई उसको आप सीमेंट इंडस्ट्री में यूज कर लो, तो दोनों काम आपके हो गए, ठीक है। ये आपका प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। एटम इकोनॉमी सेकंड प्रिंसिपल है। क्या है ये? इट्स अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मटेरियल मतलब
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में एटम के नंबर जो हैं वो जितने हो सके मेंटेन कर रखने हैं, इसको आप क्या बोलते हो, एटम इकोनॉमी बोलते हो। इसके फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू 100, फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100। बाकी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, जरूरी नहीं कि आपको ये वाला जो रिएक्शन दिया है रटना है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, आप ये फॉर्मूला लगा के एटम इकोनॉमी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव थर्ड, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, है ना। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा बनाओ जिससे आपको हैजार्डस मटेरियल ज़्यादा डिज़ाइन ना हो या हैजार्डस वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। एग्जाम्पल DDT, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, DDT आपका इंसेक्टिसाइड पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं करते, बैन हो चुका है ना। तो DDT की जगह पे ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोलोगे ना, तो एक्सरसाइजेस में 3 बार इसी पे सवाल है, एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक के ऊपर 3 अलग अलग सवाल है, शॉर्ट नोट भी है, MCQ भी है, 1 लाइनर भी है, कि DDT का रिप्लेसमेंट आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गामा आइसोमर ऑफ BHC। व्हाट इज BHC? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC क्या है बोलो? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो BHC जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं एज DDT का रिप्लेसमेंट। इसका दूसरा नाम है गैमेक्सेन, लिंडेन, इसका दूसरा नाम है 666 और एक नाम है 666। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन होते हैं इसमें, ठीक है। ये डायरेक्ट अगेन MCQ, जो पार्ट्स में स्टार मार्क कर रहा हूँ, ट्रस्ट भी उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ डेज वी यूज BHC, इसके ऊपर सवाल आएगा। यस, ओके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी आपको वेस्टेज इसका मैन्युफैक्चरिंग कम करना चाहिए, क्योंकि हैजार्डस है। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है CFC से, ये सबको मालूम है, बचपन से आप पढ़ रहे हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन 12, R12 या फ्रीऑन 12, है ना। किसने बनाया था ये फ्रीऑन 12 या R12? ग्लोबल वार्मिंग होती है CFC की वजह से, वो यूज आइडियली नहीं करना चाहिए। ओके, देन यू हैव डिजाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। क्यों चाहिए? ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो बकवास है कि हाँ भाई सेफर केमिकल डिज़ाइन करने चाहिए, हाँ करो, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स के लिए थोड़ा सा जो अगर टॉक्सिक केमिकल्स होंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी काम करने में, वो भी ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लेना, इसके ऊपर सवाल आएगा। एडिपिक एसिड इज यूज इन पॉलीमर इंडस्ट्री। अभी बताया था पॉलीमर्स कहाँ पे एडिपिक एसिड यूज हुआ था, क्या बनाने के लिए? नाइलॉन 6 बनाने के लिए एडिपिक एसिड यूज हुआ था, है ना, ठीक है। और एडिपिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन चाहिए, बट बेंजीन कैसा है? कार्सिनोजेनिक है। यानी कि जो लोग नायलॉन बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और बेंजीन से पहले एडिपिक एसिड बना रहे हैं, फिर एडिपिक एसिड से नायलॉन 6 बना रहे हैं, क्या उनको कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट का एक्सपोजर ज़्यादा है? बोलो हाँ या ना, है ना, राइट। और बेंजीन को हम लोग VOC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेंजीन को? इसके ऊपर भी डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आएगा। बेंजीन को क्या बोलते हैं अपन? VOC यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो हवा में स्प्रेड हो जाता है और रहता है और आपके लंग्स में जाके सेटल हो जाता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी काम कर रही है और ये कार्सिनोजेनिक भी है, तो इसलिए बहुत हार्मफुल है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया? हमने ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एडिपिक एसिड को ग्लूकोज से बनाना शुरू किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट, डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आएगा। ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने क्या किया? उनके मेथड का यूज़ करके एडिपिक एसिड किससे बनाने लग गए? पहले बेंजीन से बनाते थे, अब ग्लूकोज से बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या बच्चा लोग? ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट प्रोसेस एज एडिपिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। ये वो चैप्टर है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो आज अभी पॉलीमर्स और ये वो सब जो करवा रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स एंड में एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने पड़ेंगे। किसी को याद नहीं रहता, ये चिंता मत करो, भले ऐसे आपको लगे कि अरे सर कितना इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी आपको एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना डिटेल में वो मैंने करवाया कॉन्सेप्शुअल्स, कि वो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया याद रह जाते हैं। ये आप पढ़ लेना एग्जाम के पहले, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो अगला है सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी। सेफर सॉल्वेंट यूज़ करो, सेफर ऑक्सिलरीज मतलब जो मीडियम आप यूज़ करते हो उसको ऑक्सिलरी बोलते हैं, ठीक है। वो भी अच्छा वाला यूज़ करना है, जैसे कि अगेन वाटर और सुपर क्रिटिकल CO2 शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैलोजेनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड। पानी यूज़ करो या सुपर क्रिटिकल CO2 यूज़ करो, आप हैलोजन डेरिवेटिव ज़्यादा
यूज़ मत करो, ठीक है। ये हुआ यूज़ ऑफ सॉल्वेंट। देन यू हैव डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स एनर्जी बचाने के लिए काम करना है, सीधी बात है। यानी कि फिर से वही है कि आप ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे प्रोसेसेस को यूज़ करो जहाँ पर ज़्यादा हायर टेम्परेचर की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत ना पड़े, तो आपका ओवरऑल जो एनर्जी कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम होगा। और प्रेफरेबली बायो कैटलिस्ट यूज़ करो। क्यों बायो कैटलिस्ट, नॉट सिंथेटिक कैटलिस्ट? क्योंकि बायो कैटलिस्ट खुद अपनी एनर्जी भी जनरेट कर सकता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, अगेन ये भी बहुत सिंपल है भाई, कि ये पर्सपेक्टिव किसके लिए है, ये पेट्रोकेमिकल्स के लिए। क्योंकि आप रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करोगे तो जो पेट्रोल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल का, वो उसको सॉल्व करने में हेल्प होगी, ठीक है। जैसे कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज यूज़ करो ज़्यादा करके, रादर देन एनिमल बेस्ड या फॉसिल फ्यूल। एनिमल बेस्ड नहीं बोल सकता बट फॉसिल फ्यूल बेस्ड, क्योंकि प्लांट बेस्ड आपके लिए रिन्यूएबल है। आप पेड़ अगर आपने काट भी दिए तो आप दोबारा उसको लगा के उगा सकते हो यूजेज के अनुसार, ठीक है ना। देन यू हैव रिड्यूस डेरिवेशंस और डेरिवेटिव्स, दैट इज मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेप्स। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर कोई भी जो भी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको आप ट्राई करो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में करने की, बस इतना लॉजिकल बात है ये। जितना हो सके आप कम नंबर ऑफ स्टेप्स में इसको करो। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने आपको बहुत अच्छा दिया कि मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड से आपको मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है। जैसे ये रहा है ना, ये बेंजाल्डिहाइड था, ये बेंजोइक एसिड है। तो आप क्या करोगे, पहले आप प्रोटेक्शन ऑफ ये ग्रुप, फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस, फिर डी प्रोटेक्शन करके आप ऐसे मल्टीपल स्टेप्स में यहाँ पर बना रहे हो। बट सेम रिएक्शन आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में या सिंगल या 1 और 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो। अगर आपको ये पॉसिबिलिटी दिखती है तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स वाला ही ये करना है। अगेन आप सोचोगे कि सर इसमें ये लिखने की क्या जरूरत है, रटने की क्या जरूरत है, तो कॉमन सेंस है ना कि एक कोई रिएक्शन को 5 स्टेप में कर सकते थे और मेरे पास 2 स्टेप में करने का ऑप्शन, तो मैं 2 स्टेप वाला ही करूंगा ना, वही प्रैक्टिकल है। एग्जैक्टली तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई टाइम ये मतलब ऐसा है नहीं है, टाइम पास ही है, ठीक है। यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, ऑफ कोर्स कैटलिस्ट यूज़ करने से क्या होगा, रिएक्शन जल्दी होगा, फास्ट होगा, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, बहुत सारी चीज़ें बच जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जो हैं, ये एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलिस्ट, इसके ऊपर इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल यानी हार्डनिंग ऑफ ऑयल टू फैट्स करना है या हार्डनिंग करना है, उसमें क्या यूज़ होता है, निकल। हेबर्स प्रोसेस जिसको आप बोलते हो, उसमें क्या यूज़ होता है, आयन, फाइनली डिवाइडेड आयन। मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था, यस, क्या नाम था इसका, ज़ीग्लर नाटा, है ना, TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, क्या नाम था इसका गधे बच्चों, ज़ीग्लर नाटा कैटलिस्ट, है ना। ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, ज़ीग्लर और नाटा, एंड मुझे पक्का याद नहीं, बट आई थिंक इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए, जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक सो, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग, प्लीज़ आप क्रॉस चेक कर लेना अगर शौक हो तो, बट जहाँ तक मुझे याद है, एंड आई एम यूजुअली राइट अबाउट दीज थिंग्स, शायद इनको नोबेल प्राइज़ मिला था दोनों। देन यू हैव कॉन्टैक्ट प्रोसेस V2O5, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, P ब्लॉक में भी आएगा, यहाँ पर भी आता है। और फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, गैसोलीन सिंथेसिस में भी आपका आयन यूज़ होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, इनको आपको सीधा लर्न करना है, प्लीज़ रिमेंबर, लर्न डायरेक्टली। टेक्स्ट बुक में भी एज इट इज़ दिए हुए हैं, यहाँ पर भी एज इट इज़ दिया हुआ है, लर्न डायरेक्टली, ठीक है, इसमें से आएगा क्वेश्चन। देन यू हैव डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, तो ऐसी बनाओ जिसका डिग्रेडेशन करके रिसाइकलिंग हो सके। आजकल बड़ा पॉपुलर ये चीज़ आप देखते हो, आज से अगर आप 10 साल पहले जब आप बहुत छोटे थे तो फ़ोन्स पुराने वाले देखोगे तो उसकी बैटरी निकलती थी, रिप्लेस कर सकते थे, रिपेयर कर सकते थे। अब आपके फ़ोन्स कैसे हैं, सील्ड है, वाटर प्रूफ फ़ोन होते हैं आपके, है ना, एक बार ख़राब हो गया तो फेंक देने का, बराबर। तो इससे वेस्टेज ज़्यादा है कि कम है मटेरियल्स का, है ना। ये एप्पल जैसी कंपनियां जो हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रही कि हम अपने डब्बे में चार्जर नहीं देंगे बिकॉज वी केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, लेकिन हम अपना फ़ोन रिपेयरेबल नहीं बनाएंगे कि आप बैटरी निकाल सको, चीज़ों को ये कर सको, आपको यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो ही रखना है उसको फ़ोन को, ठीक है। तो वैसी चीज़ें डिज़ाइन करना अच्छी बात है कि बुरी बात है,
सिंगल यूज़ चीज़ें कभी भी डिज़ाइन करना अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसे ही जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप प्रोसेस कर रहे हो वो ऐसे करना है कि उसको डिसमेंटल करके उसको आप उसका डिग्रेडेशन करके आप उसको दोबारा यूज़, उसके पार्ट्स को दोबारा यूज़ कर पाओ। आई होप ये समझ में आया। सो मिनिमम प्लास्टिक और मिनिमम दोज थिंग्स दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल शुड बी वेरी वेरी मिनिमम। ओके, बाकी हाउस होल्ड प्लास्टिक्स में ये पूरा ये दिया हुआ है, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा इसमें रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देन यू हैव पोल्यूशन प्रिवेंशन। ऑफ कोर्स मतलब इसमें भी क्या ही है, पोल्यूशन प्रिवेंट करो, हाँ ठीक है करेंगे। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, क्या करना है भाई, एक्सीडेंट प्रिवेंट करो, ठीक है। मेक सेफर वर्क एनवायरनमेंट, इसमें भी कोई पूछने जैसा कोई सवाल नहीं है। आई होप ये क्लियर है ना। रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जस्ट रीड प्लीज, जस्ट रीड, डोंट सिट एंड रट्टा मारो एनीथिंग, जस्ट रीड एंड गो थ्रू, दैट्स इट, ठीक है। बकवास है ये। ओके, नैनो केमिस्ट्री, अगेन बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट आपको टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशंस पे नहीं, कीवर्ड्स पे आएंगे और फैक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, डिज़ाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, है ना, 4 चीज़ें आती हैं एट नैनोमीटर स्केल। नैनोमीटर स्केल पे काम आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टूपिड है बट आ चुका है या पहले किसी और एग्जाम में आ चुका है, ये वाला कि वर्ड नैनो कहाँ से आया। ग्रीक वर्ड में डॉर्फ, डॉर्फ मतलब समझो बोना, है ना, पिद्दा, बोना बोलते हैं ना अपन डॉर्फ, ठीक है। बट इन एक्चुअल केस नैनो इज ऑल्सो स्मॉलर देन डॉर्फ विच इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। कितना, 1 बिलियंथ 10⁻⁹ ऑफ अ मीटर, ठीक है। नैनो स्केल में मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नैनो मटेरियल का, जो आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाएगा। किसी सब्सटेंस को नैनो मटेरियल या नैनो स्केल का कब कहा जाएगा, किसी मटेरियल को नैनो स्केल का मटेरियल कब कहा जाएगा, एटलीस्ट 1 डायमेंशन, उस सब्सटेंस का कोई एक डायमेंशन कम से कम नैनो स्केल का होना चाहिए, तब उसको नैनो मटेरियल कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस, एक कोई भी एक डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों में से किसी कम से कम एक एक्सिस में होगा ना नैनो स्केल, तब उसको कहा जाएगा। अगेन ये जो टेबल है इसमें से डायरेक्ट आपको 0, 1, 2, 3 डायमेंशंस के डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। जो मैं स्टार मार्क करके टेबल्स दे रहा हूँ, आप उतने भी करके गए इस चैप्टर में से तो बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर ऑल 3 डायमेंशंस लेस देन 100 नैनोमीटर है तो उसका क्वांटम डॉट्स, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स, माइक्रो कैप्सूल्स, नैनो पार्टिकल्स, ये एग्जांपल है। डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये डॉट जैसा है, सिंगल एक ही डायमेंशन में है, ठीक है। ये आप लाइन जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है। और ये आप प्लेनार स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों है ना। तो ये कैसा, ये फिल्म या लेयर जैसा है, जहाँ पर कोई भी एक डायमेंशन नैनोमीटर का है, 2 डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम है तो वो ट्यूब या फाइबर जैसा है, और तीनों डायमेंशन अगर कम है तो वो डॉट जैसा है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपके 1, 2, 3 डायमेंशन के एग्जांपल्स। नाम जो हैं क्वांटम डॉट्स, है ना, नैनो रिंग्स, नैनो वायर्स, लेयर्स, कोटिंग्स, ये सब के ऊपर आपको सवाल डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाएगा। सीधा सीधा वो ये पूछ लेगा, लेयर इज एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, क्वांटम डॉट इज एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ऐसा। तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह आपको रटने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में 0 पार्टिकल्स 0 डायमेंशन में दिया ना नैनो पार्टिकल, तो टेक्स्ट बुक के ही इसको कंसिडर करो, इसको आप 0 डायमेंशन लिख लो। 0 डायमेंशन का मतलब कि बेसिकली ये सब तरफ से नैनो पार्टिकल है, सब तरफ से हर तरीके से नैनो पार्टिकल है, ठीक है ना, 0 डायमेंशन। ओके, इसको 0 डायमेंशन इसलिए दिया क्योंकि इसके तीनों पार्टिकल नैनो से कम है, तो बचा क्या इसके पास, जब तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों में नैनो से कम हो गया, 100 नैनोमीटर से कम हो गया, तो ये हुआ ही, बचा ही 0 डायमेंशन, है ना, ऐसा। आपकी टेक्स्ट बुक में इसको कैसा डिफाइन किया उन्होंने, इसको 0 बोला, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला है। टोटल तुम्हारे 3 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, अगर एक छोटा हो गया तो 2 बचे, एक छोटा हो गया नैनोमीटर से भी छोटा हो गया तो 2 बचे, 2 डायमेंशन नैनोमीटर से छोटे हो गए तो 1 बचा, और तीनों नैनोमीटर से छोटे हो गए तो 0 बचे। वो ऐसा दिया उन्होंने टेक्स्ट बुक में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यस, नाम उन्होंने अलग तरीके से दिए हुए हैं, तो नाम को लेकर आप कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, देन
Characteristic features of nanoparticles, again, nothing to as such understand. There's no concept here as such. But there are concepts, but again, at your level, I'm not going to do. If this chapter carried more weightage, I would have probably wasted your time on it. वेटेज के हिसाब से इस चैप्टर की औकात नहीं कि इसके ऊपर इतना टाइम दिया जाए, ठीक है. हाँ, one of my friends, I think I had mentioned this when I was teaching this chapter in the theory lecture. He's currently in India. अभी वो वैकेशन पे आया हुआ है. If I get a chance, I'll make you all meet him. He is a senior head scientist in the US in a very big company. ठीक है, I cannot name the company. You know what his salary is? Research on nanoparticles. Salary is close to more than 2 crores in Indian currency per year. 2.25 करोड़ रुपए के आसपास सैलरी है. नैनो पार्टिकल्स पे रिसर्च करता है वो, ठीक है. तो ये चीज़ है, बहुत अच्छी है. आगे जाके आप लाइफ में इसके ऊपर काम कर सकते हो. बट एट योर लेवल करेंटली दिस इज़ फॉर यू. इसकी औकात, इसकी रेलेवेंस है 1 या 2 मार्क इन दी एग्ज़ाम, दैट्स इट. तो उतना ज़्यादा इस पर मेहनत मत करो. हाँ, आगे जाके शौक है तो उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, बहुत स्कोप है. चलो, सो अगला देखें. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कलर के ऊपर अगेन सिर्फ रीडिंग कर लो, बस हो गया. जस्ट रीड एंड इग्नोर. हाँ, रीड एंड रिमेंबर भी नहीं, रीड एंड इग्नोर. सरफेस एरिया, ठीक है. सरफेस एरिया पे एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बनती है कि बल्क मटेरियल, बड़ा मटेरियल है, उसको आप छोटे छोटे नैनो पार्टिकल में अगर डिवाइड कर दो तो ओवरऑल वॉल्यूम सेम रहेगी, बट कलेक्टिव सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है. नैनो पार्टिकल बनाने से क्या, कोई भी चीज़ को पाउडर फॉर्म में या नैनो पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना. इस तरह से कैटालिटिक एक्टिविटी, ये इसके ऊपर सवाल आएगा आपको. कैटालिटिक एक्टिविटी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है. जैसा मैंने कहा, ऊपर एक लिस्ट हमने लिखी थी ना, कौन से मटेरियल में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है ना. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्या होता है कैटलिस्ट भाई? ऑफकोर्स जो स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की, है ना. प्लैटिनम, पैलेडियम, मेटल हाइड्रोजनेशन हम लोग ऑलरेडी 1000 बार कर चुके हैं. प्लैटिनम, पैलेडियम, रोजेनमंड में हमने पैलेडियम पॉइजन्ड विद BaSO4 भी यूज़ किया है, ठीक है. टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये ऑलरेडी सवाल आ चुका है एग्जाम में, रिपीट क्वेश्चन है ये. टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक डाइऑक्साइड फोटो कैटलिस्ट में, ठीक है. नैनो एल्यूमिनियम रॉकेट फ्यूल प्रोपल्शन में यूज़ होता है. रॉकेट फ्यूल्स बनाने में, उसके प्रोपल्शन में, जेट प्रोपल्शन इंजन वगैरह में नैनो एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. देन यू हैव थर्मल प्रॉपर्टीज, अगेन जस्ट रीड एंड इग्नोर. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नॉट मच, इतना कुछ नहीं है. नैनो साइज कॉपर एंड पैलेडियम क्लस्टर्स, हार्डनेस कॉपर एंड पैलेडियम क्लस्टर्स नैनो साइज वाले, इनकी हार्डनेस है 500% ग्रेटर दैन द बल्क मटेरियल. मतलब कि कॉपर का जो बल्क आप शीट लोगे और कॉपर का नैनो पार्टिकल लोगे तो उसकी हार्डनेस कितनी है? 500 गुना ज़्यादा, 500 टाइम्स ज़्यादा है. ओके. देन यू हैव सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, जिसके ऊपर भी आपको बेसिक 2 सवाल आएंगे. कितने 2 अलग अलग तरीके हैं नैनो मटेरियल्स बनाने के. एक है बॉटम अप और एक है टॉप डाउन. क्या है? एक है बॉटम अप और दूसरा क्या है? टॉप डाउन. अब इन दोनों के नाम के मतलब ज़रा समझ लेना. नाम कॉमन सेंस और लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा. टॉप डाउन मतलब बड़े से छोटा, सीधी बात है कि नहीं. और बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर. अब आपको नैनो पार्टिकल बनाना है. अब आपको अगर बॉटम अप अप्रोच लेनी तो ये प्रैक्टिकल है क्या, मुझे बताना. मेरे को नैनो पार्टिकल तक पहुंचना है तो मुझे शुरू तो नैनो पार्टिकल से भी छोटे लेवल से करना पड़ेगा. क्या ये बात सही है? बॉटम अप में अगर मुझे नैनो पार्टिकल बनाना है और मैं बॉटम अप अप्रोच ले रहा हूँ, मतलब कि मैं छोटे से बड़े पे पहुंचना चाहता हूँ. नैनो पार्टिकल यहाँ है, ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो मुझे बॉटम अप में तो और भी छोटा चीज़ लेके फिर धीरे धीरे नैनो पार्टिकल तक पहुंचना पड़ेगा. ये लॉजिक है ना. तो क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम नैनो पार्टिकल से भी छोटी चीज़ लेके कहाँ से बनाने बैठोगे, है ना. टॉप डाउन तुम्हारे लिए अच्छा है. क्या किया तुमने? बल्क मटेरियल लिया, उसको तोड़ते गए, छोटा 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 करते गए और तुम उससे नैनो पार्टिकल बनाओ. सही बात है. तो इन दोनों में से अगर आपको चॉइस दिया जाए तो कौन सा प्रेफर करेंगे कॉमन सेंस यूज करके? बॉटम अप या टॉप डाउन? बॉटम अप नहीं प्रेफर करेंगे, टॉप डाउन प्रेफर करेंगे. गया भेजे में? सिंपल है, लॉजिकल है. बोलो हाँ या ना. यस. तो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच ज़्यादा यूज करते हैं. क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच? बल्क मटीरियल से नैनो पार्टिकल बनाने का मेथड है. ठीक है, बल्क मटीरियल से नैनो पार्टिकल बनाने का मेथड है.
वेट केमिकल सिंथेसिस जस्ट अगेन रीड एंड इग्नोर, खत्म, रीड कर लो, समझ लो, इग्नोर कर दो, ठीक है। एनालिसिस, इसके ऊपर 3 मैंने टेबल मार्क किए हैं, इस चैप्टर के 3 टेबल मैंने मार्क किए हैं। एक वो कैटलिस्ट वाला, ठीक है, एक आपका ये वाला डायमेंशंस वाला, और एक यहाँ पर ये मार्क कर रहा हूँ। ये 3 टेबल में से इस चैप्टर में सवाल आएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर से बात बता रहा हूँ, समझ लेना। और ये 3 टेबल आप नहीं करके गए तो फिर थू है, फिर 3 टेबल नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में फिर क्या फ़ायदा, ठीक है ना। 3 टेबल में से सवाल बनेगा, ये गारंटी बात है। और यहाँ पर कुछ समझाने जैसा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और क्या उसका फुल फॉर्म है, वो आपको सीधा सीधा लर्न करना है। यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ होता है कन्फर्मेशन करने के लिए नैनो पार्टिकल बना कि नहीं बना। नैनो पार्टिकल तुमको दिखता तो है नहीं, माइक्रोस्कोप पे दिखता तो है नहीं, तो कैसे कंफर्म करोगे कि भाई नैनो पार्टिकल बन गया, है ना। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कंफर्म करोगे। डिफ्रैक्टोमीटर से कंफर्म क्या करोगे, पार्टिकल साइज, ज्योमेट्री एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंफर्म्ड वाया डिफ्रैक्टोमीटर। ये 3 के अलावा एक चौथा गलत ऑप्शन देगा, वो ऐसा क्लासिकल क्वेश्चन बनता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम सुना हुआ है सबने ऑफकोर्स, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस मटेरियल, सरफेस ऑफ मटेरियल चेक करने के लिए, है ना। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM, ये पार्टिकल की साइज। अब देखो आप नोटिस करो, पार्टिकल साइज 2 जगह आ गया, दिखा क्या। पार्टिकल साइज के लिए 2 अलग अलग मेथड्स, 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आए। समझ में आया क्या बच्चा लोग। और लास्ट वाला ये सबसे फेवरेट है उनका, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये अब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और बाइंडिंग नेचर, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा वाला एग्जाम्पल है जो आपका डायरेक्ट MCQ में आएगा, ठीक है। चांसेस हैं कि आपको डायरेक्ट FTIR के ऊपर सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। आई होप ये क्लियर है। बाकी हिस्ट्री और एप्लीकेशंस आप डायरेक्टली रीड कर लेना, बाकी बकवास ऑनेस्टली, ठीक है। जस्ट रीड एंड जस्ट गो थ्रू, एक बार रीड करके सारे MCQs जो हैं मार्वल की बुक में से इसके अच्छे MCQs हैं वो एक बार अटेम्प्ट कर लेना। इसके PYQs है नहीं ज़्यादा कुछ, क्यों, क्योंकि अभी 1 ही साल हुआ है नई टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर को डाले हुए, ठीक है। तो इसके आपको PYQs वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। मार्वल और टारगेट दोनों की बुक में इसके कुछ हार्डली 40-50 क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से पूरा जो मैंने सिनॉप्सिस बताया वो एक बार पूरा गो थ्रू करना। ये PDF में से एक बार सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। जो मैंने पार्ट्स बोले बाकी रीड करके वो एक बार रीड कर लेना और सीधा फिर क्वेश्चन लगा लेना। 1 घंटे से ज़्यादा आपको स्टार्ट टू एंड इस चैप्टर को पूरा लर्न करके सॉल्व करके 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा लगा रहे हो तो आप स्टुपिडिटी कर रहे हो। इस चैप्टर की उतनी वैल्यू ही नहीं कि आप इसको 1 घंटे से ज़्यादा दो, ठीक है। और एग्जाम के 1 दिन पहले आपको बैठ के इस चैप्टर का 10 मिनट में रीडिंग लगा लेना और 10 मिनट में इसका रिविजन बेसिकली पूरा फटाफट ऊपर से गो थ्रू कर लेना है। आई होप ये क्लियर है बच्चों। यस, बढ़िया।